नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज से शुरू होगी जेईई मेंस की परीक्षा, 6 सितंबर तक चलेगी और 2 पारियों में ये परीक्षा होनी है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी की जब हम बात करते हैं तो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में 21 केंद्रों पर यह परीक्षा होनी है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपने देखा जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर किस तरह से प्रोटेस्ट हुए कि ना कराया जाए, कोरोना काल में मामले बढ़ रहे हैं और ठीक नहीं रहेगा, इसे आगे बढ़ा दिया जाए, इस तरह की डिमांड से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती है बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि क्या सब कुछ रोक दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स का पूरा साल खराब नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर आज से शुरू हो रही है इम्तिहान और 2 पारियों में ये एग्जाम है, 9 से 12 और 3 से 6। आज से जेईई मेन की परीक्षा। 7,77,465 से ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड। जेईई और नीट की परीक्षाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग सभी छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है और बहुत उत्साह छात्रों में है। एनटीए ने परीक्षा की तैयारियां पूरी की। मुझे खुशी है कि 7,77,465 से भी अधिक बच्चों ने अपना कार्ड को डाउनलोड कर दिया है। तैयारी के साथ सभी छात्र अपनी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। यूपी में 21 परीक्षा केंद्रों पर जेईई की परीक्षा। छात्रों की मदद के लिए सरकार तैयार। लखनऊ में 9 केंद्रों पर जेईई मेन की परीक्षा। तमाम विरोध के बाद छात्र भविष्य के लिए तैयार। तो ये आप रिपोर्ट भी देख रहे थे किस तरह से तमाम विरोध हुए, लेकिन आज इम्तिहान है और स्टूडेंट्स ने अपने कार्ड डाउनलोड किए हैं, एडमिट कार्ड। ये बहुत अच्छी बात है और यकीनन इसका मतलब है कि वो एंट्रेंस में बैठेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 21 केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं और बेसिकली जो डाउट था वो यही कि भाई कोरोना काल है, कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रहा था कि आप अपने एंट्रेंस पर फोकस कीजिए। तैयारियाँ जो हैं वो हर तरह से की गई है बेस्ट, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फिर सैनिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से स्टूडेंट्स का ख्याल रखा गया है। ये बार बार जो है रखा जाएगा, ये कहा जा रहा था। तो कुल मिलाकर आज जो है 2 अगर हम कहें कि पार्ट्स में एग्ज़ाम है, एक 9 से 12 और फिर एक 3 से 6। और प्रणब दा की बात करते हैं। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। दोपहर 2 बजे जो है लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन के लिए 10 बजे जो है 10 बजे तक का वक्त रखा गया है। वीवीआईपीज़ जो है वो पहुंचेंगे निवास स्थान पर, उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार का वक्त जो है वो 2 बजे का। क्योंकि प्रणब दा का जब हम जिक्र करते हैं एक ऐसा नेता जिसने हर दौर की राजनीति देखी, 3 बार वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाते हैं और कहा जाता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को नहीं मिला, ये बात उनके बारे में कही जाती है। चाहे ट्रबल शूटर कहें, इंदिरा गांधी जो है उनके साथ उनकी राजनीति, राजीव गांधी के साथ और फिलहाल जो कांग्रेस है उसमें भी एक लंबा वक्त, या बदली हुई कांग्रेस के साथ भी, उसके बाद कैसे वो राष्ट्रपति बनते हैं और इंडिविजुअल जो अपने फैसले लेने की जो उनकी कला थी उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली में मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रणब मुखर्जी को यहां 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होने के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब मुखर्जी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होती थी। दा का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। प्रणब दा के पिता कांग्रेस के नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1969 में प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में प्रणब मुखर्जी को उप मंत्री बनाया गया। 1984 में प्रणब मुखर्जी को पहली बार देश का वित्त मंत्री बनाया गया।
एक बार कांग्रेस से खटपट के चलते प्रणब दा ने अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि बाद में उनका कांग्रेस में विलय हो गया और प्रणब दा वापस कांग्रेस में लौट आए। साल 1995 में प्रणब मुखर्जी ने विदेश मंत्री के तौर पर कार्य किया, साथ ही वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पूरे देश में शोक है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। जैसे ही प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में प्रणब दा के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी लगाई, जिसमें प्रणब दा के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रणब दा ने राष्ट्रपति भवन को देश की आम जनता के लिए खोला। उन्होंने राष्ट्रपति भवन लर्निंग सेंटर के तौर पर उभारा, जहाँ कोई भी साधारण आदमी देश की संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर प्रणब दा के निधन पर दुख व्यक्त किया। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। ये सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता, स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। उधर यूपी में कोरोना की जांच के लिए 13 नए लैब्स शुरू किए गए हैं। इसमें 10 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पतालों के लैब हैं। सीएम योगी ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 13 नए लैब्स शुरू किए गए हैं। इनमें 10 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पतालों के लैब हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लैब्स का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पहले से चल रहे 12 लैब्स के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। सीएम ने कहा कि इन लैब्स के शुरू होने से प्रदेश में कोरोना जांच में तेजी आएगी। ये लैब्स जालौन, सहारनपुर, बहराइच, आजमगढ़, बांदा, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, बदायूं, अयोध्या और बस्ती जिले के मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए हैं। इसके अलावा हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज, बाराबंकी के मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मुरादाबाद के तीर्थंकर चिकित्सा विश्वविद्यालय में निजी लैब्स की शुरुआत की गई है। उधर फर्रुखाबाद में सदर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 15,000 के इनामी बदमाश लकी पाल को गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश के लिए कॉम्बिंग कर रही है। आते हुए दिखाई दिए, इन्होंने टोका तो टोकने पर बदमाश द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल होकर गिर गया तथा एक भागने लगा। हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपने ही पिता के ऊपर मारपीट करने और पैसों के लालच में अधेड़ के हाथों बेचने की साजिश का आरोप लगाया है। युवती ने एसपी से अपने ही पिता से जान का खतरा बताया है और पूरे प्रकरण की जांच महिला व पिहानी थाना प्रभारी को एसपी ने सौंप दी है। बच्चियों का कहना है कि हम अपने पिता के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी मौसी के ही साथ रहेंगे। उनको यहाँ से CWC भेजा गया है, वहाँ पर उनके बयान नोट हो गए हैं और कल उनके पिता को बुलाया गया है। इसमें अग्रेतर कार्रवाई वहाँ से जो निर्देश होंगे उसी अनुसार। उधर कासगंज में एक किशोरी ने आग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे अलीगढ़ रेफर किया गया। किशोरी आग से लगभग 90% जल चुकी है। बच्ची आई है, 12 साल की खुशबू है, ये मिट्टी के तेल से जली हुई है। ये चेहरे से लेकर पूरे पैर तक जली हुई है, पूरे शरीर लगभग 80 से 90% बर्न है। सिर के बाल बचे हुए हैं, पैर के तलवे बचे हुए हैं और हाथ बचे हुए हैं, काफी पूरे जल गया। हरदोई के 2 अलग अलग थाना इलाकों में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। दोनों सड़क हादसे की बात करें तो बिलग्राम व बेनीगंज कोतवाली इलाके में हुए हैं। इन सड़क हादसों में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक होमगार्ड है जिसकी पत्नी और मां, जिसको दवा इलाज के लिए वो ले जा रहा था। एक्सीडेंट के दौरान उसकी पत्नी और मां की मौत हो गई तथा बिलग्राम थाना में ये 4 लड़के जो है नए उम्र के लड़के हैं जा रहे थे, जिनका एक्सीडेंट के दौरान इनमें 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे में दोनों स्कूटी सवारों की
मौत हो गई है। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी में आग लग गई और देखते ही देखते स्कूटी आग का गोला बन गई। टक्कर और आग की वजह से स्कूटी सवार 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। रामचरण सिंह और उनके साथ में उनका दोस्त था गोपाल सोनकर बैंचिल्ला बैंक गए थे, पैसा लेकर वापस गांव आ रहे थे, जिससे कि उधर से ये बाईपास पे उनका चढ़ना हुआ और बांदा तरफ से ओवरलोड ट्रक स्पीड में आ रहा था, जिससे ट्रक को बगैर देखे उनका यहाँ पे चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया। क्या भरे हुआ था ट्रक बालू ओवरलोड किए हुआ था। हादसे की खबर पर पुलिस की टीम जेसीबी क्रेन के साथ मौके पर पहुंची और सबसे पहले हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। काफी देर के मार मरौल के बाद ग्रामीण शांत हो गए और उसके बाद पुलिस ने काम शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले क्रेन के सहारे ट्रक को बाहर निकाला और फिर उसे कब्जे में ले लिया। टक्कर के बाद ट्रक के आगे वाले हिस्से में आग लग गई थी। जो 2 लोग इस हादसे में मारे गए वो लोग ग्लौमर गांव के रहने वाले थे और बैंक से रुपए निकालने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बाराबंकी के मिर्जापुर में कुछ महिलाएं अचानक सड़क पर लौटने लगी। महिलाएं ऐसा जताने की कोशिश कर रही थी कि उन पर भूत प्रेत का साया है। देखिए, बाराबंकी में कुछ महिलाएं जमीन पर लौटने लगी। एक महिला तो बाल खोलकर तेजी से सिर हिलाने लगी। महिला ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है या फिर किसी डाइन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये पूरी घटना बाराबंकी के मिर्जापुर गांव की है। यहाँ रोज अंधविश्वास के जाल में फंसे लोगों का जमावड़ा लगता है। लोग भूत प्रेत, डायन, जोगिन को भगाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ एक मौलाना रहता है जो अंधविश्वास की दुकान चलाता है। इसी के जाल में फंसकर आसपास की महिलाएं यहाँ आती हैं और इसी तरह से अजीब हरकतें करती हैं। हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ महिलाएं इस तरह से हरकतें कर रही होती हैं तो पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन कोई भी इन्हें नहीं रोकता। हद तो तब हो गई जब मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी इस पूरे अंधविश्वास को सच साबित करने में जुटी दिखाई दी। महिला पुलिसकर्मी ने दावा किया कि यहाँ उन लोगों का इलाज होता है जिनके ऊपर कोई चक्कर होता है। अब ऊपरी चक्कर क्या होता है ये सिर्फ मौलाना ही जानता है। कानपुर के इंदिरा नगर में बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला छोटे से बच्चे को पीट रही है। कौन है ये महिला और क्यों वो इतने छोटे बच्चे को पीट रही है, देखिए। कानपुर के इंदिरा नगर में बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला छोटे बच्चे को पीट रही है। जो महिला बच्चे को पीट रही है वो बच्चे के केयरटेकर है। जब बच्चे के माता पिता ड्यूटी पर चले जाते हैं तो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी इसी पर होती है। कानपुर के पेरेंट्स जब ड्यूटी से लौटते थे तो अक्सर बच्चा डरा सहमा दिखता था। जब परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने सीसीटीवी खंगाला और देखा कि जिस मेड के भरोसे वो अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं वो उनके बच्चे को कितनी बुरी तरह लात, घूंसों और चप्पलों से पीट रही है। मैं ऑफिस जाती थी, रोता है मेरे लिए, लेकिन कल भी रो रहा था और जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो बहुत ज़्यादा तेज से आवाज़ आई। तो मैंने इनसे बोला कि कहीं ऐसे क्यों रो रहा है, ऐसे तो रोता नहीं है रोज़। बच्चा रोज इशारों में बताता था, रोता था, मगर परिवार वाले नहीं समझ पा रहे थे। जब मेड की इस हरकत को परिवार वालों ने पकड़ लिया तो मेड भी हाथ पैर जोड़ने लगी। इस घटना के बाद बच्चे के अभिभावकों ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है और नौकरानी को महिला थाने में बंद करा दिया है। हालांकि जिस बच्चे को महिला रोज पीटती थी वो इतना सहमा है कि अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहा। उधर बागपत में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पति पत्नी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग इसका वीडियो बनाते रहे। बागपत में पति पत्नी के विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मामूली बात को लेकर आपा खो बैठी पत्नी ने पति के साथ मारपीट कर दी। पति का सरेआम गिरेबान पकड़कर महिला ने हंगामा किया। कई मिनट तक दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पति पत्नी का यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके चलते हाईवे पर भारी भीड़ लग गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। मामले को बढ़ता देख मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया और दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पति पत्नी में धक्का मुक्की और मारपीट की घटना रमाला थाना के बस स्टैंड की है। दरअसल गीता नाम की पत्नी और पप्पू नाम का उसका पति अपने घर वापस जा रहे थे, तभी दोनों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे गुस्साई पत्नी ने सरेआम पति का गिरेबान पकड़ लिया और उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें पहले तो काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने किसी की न सुनी और धक्का मुक्की करते रहे। मारपीट का ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। हालांकि पति पत्नी दोनों ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाने से मना कर दिया है। हाईवे पर पति पत्नी के बीच जिसने भी ये लड़ाई देखी वो हैरान रह गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीजेपी ने गांधी वाड्रा परिवार पर देश के भगोड़े से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेने का आरोप लगाया है।
बीजेपी ने राजीव गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के तार मेहुल चौकसी से जुड़े हैं। मेहुल चौकसी वही शख्स है जिससे पंजाब नेशनल बैंक में लोन का घोटाला किया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को मेहुल चौकसी से डोनेशन में रुपए मिलते थे। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि भगौड़ा जाकिर नाइक भी राजीव गांधी फाउंडेशन को रुपए देता था। जाकिर नाइक इस समय मलेशिया में है और वो देश छोड़कर भाग चुका है। 2016 में एक डोनेशन जाकिर नाइक के फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी ने 12/7/2016 को राजीव गांधी फाउंडेशन से IRF को एक डोनेशन दिया। संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार और उनके फाउंडेशन के तार उन लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यस बैंक के राणा कपूर और जिग्नेश शाह का नाम भी है। इन लोगों ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में रुपए दिए। बीजेपी की माने तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत गांधी परिवार ने अपने फाउंडेशन को चंदा दिलवाया है। उधर प्रयागराज में नफरत फैलाने वाले यूट्यूबर हीर खान की मां ने पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कबूल ली है। पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक को हीर के रिश्ते का मामा बताया है। प्रयागराज की यूट्यूबर हीर खान के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत मिले हैं। हीर खान की मां अस्पा हारून भी पाकिस्तानी रिश्ते की बात कबूली है। उसकी मां की माने तो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमामुल हक से उनकी रिश्तेदारी है। हीर खान की मां के कबूलनामे की जांच एजेंसियों ने भी संज्ञान लिया है और हीर खान के पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच इस एंगल से भी शुरू कर दी है। हीर खान की मां ने कहा है कि इंजमामुल हक रिश्ते में उसका भाई है और हीर का मामा है। मेरे है ना मामू के लड़के यहाँ से चले गए, यहाँ नहीं रहते थे। वो जब आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें भाग गए थे तो वहाँ चले गए। हालांकि अस्मा ने यह भी सफाई दी है कि उनकी बेटी हीर ने जो गलतियां की हैं वो सिर्फ जज्बाती होने की वजह से की हैं और विवादित वीडियो में इस्माम समेत किसी भी पाकिस्तानी का कोई रोल नहीं है। लेकिन इस्माम और हीर के रिश्तों का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और उनके कान खड़े हो गए हैं। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित का कहना है कि इस केस में यह नया एंगल है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल एटीएस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस की टीम हीर खान के कनेक्शन की जांच और उससे पूछताछ कर रही है। खबर सीतापुर से है। यहां नालों की सफाई नहीं होने से कई मोहल्ले टापू में तब्दील हो चुके हैं। बावजूद इसके पालिका के अध्यक्ष और अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लापरवाही की वजह से महाराजागंज के बाशिंदों ने तो मोहल्ले से पलायन करना शुरू कर दिया है। मामले को लेकर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बेतुका बयान दिया। कहा जो मकान बने हैं वो गड्ढे में बने हुए हैं। मोहल्ले में ही एक तालाब है जिसके ओवरफ्लो हो जाने से ये समस्या पैदा हुई है। पिछले 10 साल हो गए होंगे लगभग, और हर 6 महीने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और कम से कम 6 महीने हमको किराए के मकानों में रहना पड़ता है, हमको क्या मेरे पड़ोसियों को। और अभी की बात बता दें तो हमारे यहाँ कल एक घर खाली पड़ा हुआ था तो कल चोर घुस आए और खिड़कियाँ तोड़कर सामान ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग आसपास जो रहते हैं उन्होंने आहट ली और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें वो भगाए गए, ढूंढने से नहीं मिले। लेकिन ये समस्या तो है। मान लीजिए अपना हम घर छोड़ के कहीं रहते हैं, वहाँ तो हम सुरक्षित रह रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस बारे में जब रालोद जिलाध्यक्ष अजीत राठी से सवाल हुए तो उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण से लेकर गन्ना भुगतान तक की मांगों को लेकर उनकी तरफ से धरना दिया जा रहा है। हाईवे के किसान हैं, उनकी ज़मीन अधिग्रहण की है और ज़मीन अधिग्रहण में ये है कि किसान की सहमति और समान मुआवजा सबको बराबर। भाई एक खेत एक किसान का दूसरा एक किसान का हो तो उसमें भी गन्ना ही रहा, इसमें भी गन्ना रहा, तो ये अंतर कैसे पैदा कर दिया अधिकारियों ने यार कि एक को मुआवजा कुछ और एक को मुआवजा कुछ। हमारी ये मांग है कि हर किसान को समान मुआवजा, बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे।